जो अडानी और मोदी दोनों भाई भाई हैं, उनका जो इश्यूज हैं जो ब्लास्ट कर रहा है, जो देश की पार्लियामेंट में जैसे आपने देखा राहुल जी ने बोला और कैसे उनकी स्पीच को कुछ अंश जो उनके अगेंस्ट थे काटे गए, और फिर मोदी जी ने अडानी का अपने भाई का नाम तक नहीं लिया। तो उस इशू पे मैडम रजनी पाटिल जी आज आपको संबोधित करेंगे। रजनी पाटिल जी, काइंडली। सभी को मेरा नमस्कार। आज पूरे देश में 23 जगह पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम अडानी के हैं कौन, ये श्रृंखला जो चल रही है, इस विषय में हम अडानी के लिए बोलना चाह रहे हैं। हालांकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, जिसमें देश में बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, कुशासन, ये सब विफलताएं उनकी चल रही है। लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडा जो यहाँ पे देश को झेला जा रहा है, उसमें कांग्रेस के देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाना चाहती है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने के लूट, खुली छूट और प्रधानमंत्री के संबंधित इस पूरे अडानी के महाघोटाले में हम बात करना चाहते, आवाज़ उठाना चाहते हैं। और इसलिए आपको मालूम है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उन्होंने 23 शहरों में हमारे 23 कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और सब अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में एक ही टाइम पे हो रही है। हालांकि सरकार ने अभी जो बताया, राज्यसभा और राज्यसभा में हमारे नेता विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी, इन्होंने जो भी भाषण किए, उस भाषण में जब अडानी का अंश आया, वो अडानी का अंश बहुत बुरी तरह से काट दिया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक्सपंज करने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। जब भी कोई स्पीच एक्सपंज किया जाता है तो उसमें कानून के मुताबिक किया जाता है, लेकिन किसी का नाम अच्छा नहीं लगे, किसी का नाम हमें नहीं लेना चाहिए, किसी के लिए टीका नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, इसलिए एक्सपंज करने वाला पहला ही नमूना ये लोकसभा ने और राज्यसभा ने इस बार देखा। आज एक ऐसा उद्योग समूह कि जो शंके के घेरे में है, जो विदेशी शेल कंपनियों के संबंध के उनका आरोप है, भारत की संपत्तियों को एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए वो जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि कुछ साल पहले जो 609th रो में थे, वो दूसरे स्थान में पूरे विश्व के संपत्ति के बारे में पहुंचे हैं। इसका कारण तो उनको देना होगा। हम उनके 2 नंबर पे आने के लिए हम उसको दोष नहीं देते, लेकिन किस तरह से आए, किन्होंने उनको मदद की, अगर वो मदद कानून के खिलाफ होगी तो उसके लिए ज़रूर एक विरोधी पार्टी के नाते हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम जानना चाहते हैं और हम मांग करते हैं आपके यहाँ, जो हमने अभी हुए संसद के अधिवेशन में भी की थी, राज्यसभा में भी की थी और लोकसभा में की थी, कि इसके लिए एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों? क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपके ही चुने हुए सांसद ज़्यादा से ज़्यादा है, वो निष्पक्ष जांच करेंगे, वो उसके पूरे इंटरनल इश्यूज में जाएंगे और सही मामले में अडानी का क्या इशू है वो खोज निकालेंगे। आपको मालूम है कि मोदी जी ने जब सत्ता में 2014 में जो आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और 15 लाख रुपए का वायदा भी हमसे किया था। अब ये चीज़ें सुन को आपको भी परेशानी होगी कि इतनी बार हम ये बोले हैं कि हमें भी बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने कर दिया है। और आज हमें ऐसे कहने का दिन आ गया कि अच्छे दिन तो जाने दो, लेकिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये बोलने का हमें समय आ गया है। 14 साल में केंद्रीय बैंक के पिछले वार्षिक डेटा अगर आपने देखा तो 2021 में स्विस बैंक में जमा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का पैसा 14 वर्षों में उच्चतम स्तर, सबसे ज़्यादा काला पैसा वहाँ पे चला गया है। 3.83 बिलियन डॉलर स्विस फ्रैंक्स, 30,500 करोड़ रुपए से भी अधिक पैसे वहाँ पे हमारे जमा हुए हैं। तो ये जो काला धन वापसी का उन्होंने बोला था, जब ये नोटबंदी का जब फैसला लिया था, तो उन्होंने बोला था, उसका कारण दिया था कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, इसका कारण है हमें काला धन लाना है वापस
वो निकालना है, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, उल्टा ज़्यादा जमा होने लगा। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के लिए जो लड़ने की निष्ठा और नीयत की बातें की है, लेकिन उनकी नीयत में और नीति में हमें शंका आती है। उनके करीबी मित्र अडानी स्पष्ट तौर से अवैध कार्यों में लिप्त होते जा रहे हैं और आमतौर पे माफिया, आतंकी और शत्रु देश रहते हैं। वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईडी, सीबीआई, डीआरआई, खुफिया राजस्व निदेशालय जैसी एजेंसी का दुरुपयोग करके राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों को डराने धमकाने का काम किया है। ये तो अभी किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हर स्टेट में, मेरे स्टेट में भी, महाराष्ट्र में, जब उनको लगता है कि मुझे विरोध करते हैं तो उनके सब ईडी, सीबीआई, सब इनकम टैक्स, ये सब उनके पीछे लगाना। आपको तो मालूम है, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, तो बीबीसी का मामला नया नया है, ताज़ा ताज़ा है। 1992 में जब हर्षद मेहता का किस्सा सामने आया था, जांच सामने आई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत के लोकसभा ने जेपीसी का गठन किया था और जेपीसी के द्वारा हर्षद मेहता का जांच हुआ था। उसके बाद भी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब करोड़ निवेशकों को प्रभावित करने वाले घोटाले हो गए थे, तो केतन पारेख के लिए भी जेपीसी हमने गठित कर दी थी। ये जब धोखाधड़ी हो रही है अडानी की, तो सेबी क्या कर रही है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक में हेरफेर करने का आरोप लगा और ये सब सार्वजनिक होने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि 24 जनवरी से 15 जनवरी तक 2023 तक अडानी समूह के शेयर के मूल्य में 10,50,000 करोड़ की गिरावट आई। इतनी बड़ी गिरावट उनकी 19 जुलाई में 2021 को वित्त मंत्रालय ने, संसद ने भी स्वीकार भी किया है। अडानी ने सेबी के पूरे नियमों का उल्लंघन किया, तो भी अडानी समूह के शेयरों की कीमत उछाली रही है। एलआईसी द्वारा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे जैसे मध्यम वर्गीय और निम्न स्तर के गरीब लोगों में हर एक की कोई ना कोई पूंजी वो जब कमाता है तो अपने एलआईसी में बचाता है अपने बच्चों की लाइफ के लिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, लेकिन ये उन्होंने किस तरह से खिलवाड़ की है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। एलआईसी द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयर के मूल्य 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए था। 15 फरवरी 2023 में वो 83,000 से घटकर 39,000 करोड़ रुपीस हो गए। इसका मतलब 44,000 करोड़ की लागत जो की थी एलआईसी ने अडानी उद्योग समूह में, वो कम हो गई। और अभी हमारे लोग परेशान है कि हमारे जो पैसे हमने इतने सालों से वहाँ पे लागत किए हैं, रखे हैं, हमारे बच्चों का भवितव्य क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल हमें लगता है। 2001 में केतन पारेख के घोटाले में भी सेबी ने पता लगा था और शेयर बाजार में हेरफेर करने के अडानी समूह प्रमोटर ने उनका भी साथ दिया था, ये सामने आया है। जांच करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी इस साल मित्रकाल में बजट का अडानी समूह का और अवसर प्रदान किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने ये घोषणा की, जो फ्रांस की एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, उनके साथ उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पे $50 बिलियन निवेश करेगा। और 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत उस ग्रीन एनर्जी में कर दी। लेकिन अडानी को ऐसा कोई वैसा घोषणा नहीं है कि जिससे सब्सिडी करदाता को, जो हम टैक्स पेयर्स हैं, उनको कोई सब्सिडी मिले। 1 फरवरी को अभी जब बजट पेश किया गया संसद में, तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, उन्होंने घोषणा की थी कि अगले चरण में 50 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रम ये पुनर्जीवित किया जाएगा। इनमें से कितने अडानी को लाभ पहुंचाएंगे, ये भी हमारा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो हवाई अड्डे अडानी समूह के साथ गए हैं, जिनको पुराना कोई भी अनुभव नहीं था। हालांकि जिनका अनुभव होता है उनको ये काम दिया जाता है, लेकिन अडानी के लिए एक्सेप्शन कर दिया गया। बहुत कम समय में सबसे बड़ा संचालक अगर हवाई अड्डों के लिए है तो वो अडानी है। 2019 में 6 के 6 हवाई अड्डे उनको दिए गए। 2021 में ये समूह संदेहास्पद परिस्थितियों में भी भारत में दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, जैसे कि हमारे मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उन्होंने अडानी को सुपुर्द कर दिया गया। बंदरगाह में भी वही स्थिति है। आज बंदरगाह के लिए लास्ट टाइम मुझे याद है, मैं यहाँ आई थी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कि जो ड्रग्स का वहाँ से अडानी पोर्ट ट्रस्ट से जो ड्रग गुजरात से गया था,
मुंद्रा से, उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए भेजा गया था। और उन्हीं बंदरगाहों का अगर बोला जाए तो समूह 13 बंदरगाह आज अडानी उद्योग समूह के पास है और टर्मिनल्स को वो नियंत्रित करते हैं। आज बंदरगाह की क्षमता 30% और कुल कंटेनर की आवाजाही 40% है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से कितना विवेकपूर्ण है, इसको भी हमें सोचना होगा। मोदी जी ने अपने पास जो भी संसाधन है वो सभी के सभी अडानी के लिए आधिपत्य स्थापन करने में उनकी मदद की है। और बंदरगाह तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो बंदरगाह के लिए लोगों ने बोली लगाई थी, जो उसके लिए आगे आए थे, उनको भी राजी करवा दिया। उनको पीछे लेने के लिए अपना जो बिड था उसके लिए राजी करवा दिया। ये सबसे बुरी बात है। रक्षा क्षेत्र में भी यही हाल है। सार्वजनिक जानकारी के सभी को मालूम है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी जी की अनेक विदेश यात्राओं में शामिल हो गए। उनके साथ गए 4 से 6 जुलाई तक इजराइल की यात्रा में गौतम अडानी गए थे और इजराइल के रक्षा संबंधों में उनको एक बहुत बड़ी लाभ देने वाली भूमिका वहाँ पे दे दी गई। कोई भी अनुभव नहीं होते हुए भी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे हथियार और विमान का रखरखाव ये करने का काम अडानी उद्योग समूह को दिया गया। विद्युत क्षेत्र में इससे बदतर हाल है। यूपीए ने 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी द्वारा बगैरहाट बांग्लादेश में एक 1320 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन लगवाने के लिए समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। लेकिन 6 जून 2015 को उनकी ढाका यात्रा में मोदी जी जो अपने साथ अडानी को लेके गए थे, ये वहाँ से आने के बाद में वो बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने का काम झारखंड के गोड्डा में एक थर्मल प्लांट का निर्माण गौतम अडानी को दिया गया। मोदी सरकार ने गए 9 सालों में सीएजी, सीबीआई, सभी सरकारी एजेंसियों का बहुत बुरा इस्तेमाल करके इस देश में एक हाहाकार मचा दिया है। और आज ऐसी स्थिति है कि देश में अगर कोई बड़ा आदमी मारा जाता है तो अडानी का नाम हमें पहली बार आता है। हमें आनंद होता कि हमारे देश का एक व्यक्ति इतना बड़ा हो गया, बहुत उनका नाम दूसरे स्थान पे आ गया। लेकिन जिस तरह से पूरी की पूरी देश की संपत्ति उनके लिए दाव पे लगाई है, पूरा देश हमारे दाव पे लगाए, अगर कल अडानी के शेयर्स को, अडानी के प्रॉपर्टीज़ को या अडानी के बिजनेस को कुछ भी गलत हो गया तो उसमें हम सब नीचे आएंगे और देश की इकोनॉमी टहल जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये हम कहना चाहते हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने हाथ से जो प्रोग्राम किया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो में तो हम ये सब मुद्दे बोलेंगे, लेकिन जो हम आपके हैं कौन, जो हम अडानी के हैं कौन, ये सीरियल हमने चलवा दिए। तो उसमें हम अडानी के लिए ज़्यादा तौर पे लोगों का अटेंशन, ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। और हम आपको विनती करते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, न केवल पार्टी के लिए लेकिन सर्वसाधारण लोगों के लिए भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये बता देना बहुत ज़रूरी है और आप भी लोगों की तरफ ये चीज़ लेके जा सकते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि आइए आपके थ्रू हम बात करेंगे लोगों से, लोगों की तरफ पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मैम, there is one investor, Indian investor George Soros. He has said that Indian Modi is creating Hindu national state and says Adani's crisis will spark democratic revival. How do you see this statement of an investor who has given in a conference? The way which our Modi government is going and their MPs and their ministers are giving the statements about pro-Hindu, I am not against Hindu. I am a core Hindu person. But we should not divide between Hindu, Muslim or any Sikh, any person. So in India, whatever the vision of Nehru ji, Indira ji and Rajiv ji was there, we should go ahead with that only. Otherwise, we will not survive in this world. Do you think BJP is trying to create this propaganda for the Hindu nations? It is, yes, because of course they want to create the rift between Hindus and other, because that is their gimmick, election gimmick. Till they don't, because now the main issue is other issues, which issues they are not failing to answer. So they want to divert the issue with the Hinduism. And this Adani crisis will revive this democratic way. Do you agree with this statement of like I said, like Ketan Parikh and Harshad Mehta, we, the government of India formed a committee, JPC.
So we are asking for JPC only. Every day we are asking in the parliament to form a JPC. And if JPC, I don't know what is the problem to form a JPC, because JPC, they have the most number of the MPs in Rajya Sabha also and Lok Sabha also. So if they form a JPC, a clear picture will come in front of the nation. Rajini, just wanted to ask, Congress is trying to get united on the Adani issue, but number of times BJP is saying that because of the internal rift of the Congress, the number of states, Congress is not able to attack BJP on the Adani issue. Do you believe in this statement? I don't believe, because now after the Bharat Jodo Yatra, which the main issue was to unite Indian people and against the Mehengai and Berozgari. So Rahul ji, it was a very successful yatra. It culminated in Jammu Kashmir only. But now they have given us a second program, is Haj se Haj Jodo, where we are going to the village and we will take that agenda till the last spot of the people. So I think it will definitely make an impact. मैम इसਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ 5793 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ 3058 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ माइनॉरिटीज़ के लिए बजट हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 5000 करोड़ था, तो अभी वो कम होकर 3500 करोड़ 3500 करोड़ हो गया। उसके बारे में पूछना चाहिए। बिल्कुल, ये बजट कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए बार बार संसद में भी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि ना केवल माइनॉरिटीज़ का, लेकिन हमारा मनरेगा का भी बजट कम होते जा रहा है, और एवरीवेयर जहाँ पे गरीब लोगों को उनकी ताकत मिलेगी वो बजट कम होते जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आपने नाम लिया, लेकिन मनमोहन सिंह जी का एक अलग ही किस्सा था, कि जिसका आज ना केवल देश में लेकिन पूरे विश्व में उनका एक उदाहरण है, एक मिसाल है। आज भी अगर मनमोहन सिंह परसों जब हमारा लास्ट डे था राज्यसभा का, तो वो जब आए वहाँ पे व्हीलचेयर पे आए, तबीयत ठीक नहीं, लेकिन तब सब लोग उठ के खड़े हो गए। ये उनके प्रति आदर है, वो आदर उन्होंने कमाया है।